हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमकेएस क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 9वीं कक्षा के लिए गणित का होगा और गणित में हम आपको आज बताए थे कि पढ़ाएंगे बहुपद प्रश्नावली। हमें क्या करना है, आज स्टार्ट करना है। बहुपद जो आपका होता है आपके सिलेबस के अनुसार वो अध्याय 2 से स्टार्ट होता है, प्रश्नावली 2 से। हमने अभी तक 9th क्लास के लिए मैथ में पहला जो वीडियो दिया वो सिलेबस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया। दूसरा जो हमारा वीडियो था वो हमने अलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। इसके बाद जो तीसरा वीडियो हमने आपको दिया उसमें हमने बहुपद के जो बेसिक फंडामेंटल थे हमने आपको उसके बारे में बताया। तो आज हम बहुपद की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हमारा ये जो प्रश्नावली है, हमारा प्रश्नावली आज होगा प्रश्नावली 2.1। आज हम 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले के अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि हमने वहाँ बहुपद का बहुत विस्तृत रूप दिया और मैं आपको वहाँ सिखाने का प्रयास किया कि बहुपद होता क्या है और बहुपद वास्तविक परिभाषा क्या होता है। तो पहले नंबर आप लोग क्या करेंगे, पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं वो देख लीजिएगा और सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से लिंक ओपन करेंगे, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब हमारा जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें से क्वेश्चंस क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला चीज आया है चर। हमने आपको बताया था कि वे राशियां जिनका मान परिवर्तनशील हो चर राशि कहलाता है। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ये होता चर की डिफिनेशंस, ठीक है ना। अब क्या है, जैसे मान लेते हैं एक चर का मतलब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं, 26 अक्षर हैं। अगर इन 26 को जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई, मान लेते हैं ऐसे कर दिया जाए, a 2a प्लस 3b प्लस c प्लस 4d, जो मन का है वो लिखते हुए चले जाओ, और प्लस डॉट 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 3x प्लस 2y प्लस z। अगर कोई पूछे इसमें कुल कितने अक्षर आए हैं तो आपके a से लेकर के z तक आ गए हैं। तो ये इसमें कितने चर राशियां हैं, 26 चर राशि हैं। कितने हैं, 26 चर राशि हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पूछें इस बीजीय व्यंजक में अर्थात इस बहुपद में कुल कितने चर राशियाँ हैं तो आपके x और y 2 अक्षर आए हैं ना, जितने अक्षर आएंगे उतने ही उस बहुपद में क्या होंगे, चर होंगे। कितने अक्षर आए हुए हैं, 2 अक्षर आए हैं, तो कुल कितने चर होंगे, 2 चर होंगे। हमने आपको बताया था ना कि कभी भी अगर आप क्या करिए, एक अक्षर ले लीजिए और अक्षर में चर का गुणा कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, एक चर राशि ही मिलेगा। हमने इसके बारे में आपको पहले ही बताया। एग्जाम्पल स्वरूप 3 है, 3 में गुणा कर दे x का तो हमें कितना मिलेगा, 3x। और कोई पूछे 3x क्या है तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग कह सकते हैं जो 3x होगा वो हमारी कौन सी राशि होगी भैया, एक चर राशि होगी। इतना बात समझ में तो आपको आया ही होगा। तो हमारे कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई बीजीय व्यंजक हो और वह बीजीय व्यंजक बहुपद है, ठीक है ना, और उस बहुपद में जितने भी आपके अक्षर का मतलब x y z इतने जितने भी आए होंगे उस बहुपद में उतना ही चर कहलाते हैं। अगर कोई पूछे ये कितने चर आए हैं तो चूंकि अक्षरों की संख्या कितनी है, 2, एक x है और एक कितना है y, तो ये 2 चर वाला होगा। अगर इसी के साथ हम 2z जोड़ दें या कोई z जोड़ दें, 10z 15z जितना मन कहे उतना ऐड कर दीजिए, बस आपको अक्षर काउंट करना है, हमें अक्षर से कोई मतलब नहीं है। ये 10 जो है 10z 10z जो आपका वो पूरा पूरा चर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा
यहाँ से अगर कोई पूछे 10z में बताओ 10 क्या है, तो आप क्या कहेंगे 10 अचर है और z क्या है चर। लेकिन अगर कोई पूछे 10z क्या है तो आप लोग क्या कहेंगे, एक चर राशि ही होगा, ठीक है ना। अब चर राशि क्यों होगा, क्योंकि z तो चर राशि है ना, तो जब चर में अचर का गुणा करते हैं तो जो मुझे मिलता है वो एक चर राशि ही मिलता है, तो 10z क्या है, चर राशि है। तो हमारे कहने का इतना ही मतलब है कि इसमें 3 अक्षर आए हुए हैं x y z, इसलिए इसमें 3 चर होंगे। बात समझ में आ रहा ना। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई पूछ ले बताओ इसमें कितना चर आया है, तो बताओ इसमें कितने अक्षर आए हैं, एक अक्षर आया, x आया है ना, तो ये कितने चर होंगे, इसमें एक ही चर होंगे। ऐसे ही अगर y² + 2y + 3 पूछ ले इसमें कुल कितने चर हैं, तो इसमें भी कुल कितने अक्षर हैं, एक अक्षर। y देखिए एक जाति का है ना, y, लेकिन अगर यहीं अगर हम x कर देते तो x और y कुल कितने अक्षर होते, 2 अक्षर होते, जिसके फलस्वरूप इसमें कितने चर होते, 2 चर होते। तो ये सब बात समझ में आ रहा है ना। अब चलिए चलते हैं अपने हम क्वेश्चंस में। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पार्ट हैं, 5th पार्ट हैं, और हमें उनमें से एक एक करके बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो होगा हमारे पास वो लिखा है 4x² - 3x + 7, इसमें कुल कितने अक्षर हैं, एक अक्षर हैं, और एक अक्षर कौन आपके पास है भैया, यक्स है। आपको दिखाई दे रहा है ना कितना है, यक्स। ये मत सोचिए कि यक्स 2 बार आया, नहीं। हाँ अगर यहाँ y होता तो ये 2 चर होता। स्क्वायर से नहीं मतलब है, बस मुझे ये मतलब है कि एक ही प्रजाति के दोनों हैं, यक्स, इसलिए ये भैया एक अक्षर होंगे, जिसके फलस्वरूप ये केवल और केवल कै चर का बनेगा, एक चर है। इसके बाद में दूसरा आपके पास है, ठीक है ना। देखिए हमने बताया ना निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो ये एक चर में बहुपद है क्योंकि उसमें केवल और केवल एक चर राशि यक्स आया है। इसका ये उत्तर हो गया कारण वाला। अब आइए दूसरा जो हमारे पास है वो क्या लिखा है, लिखा है y² प्लस में √2, यह एक बहुपद है और इस बहुपद में भी केवल और केवल एक प्रजाति का अक्षर आया है y। इसके फलस्वरूप यह भी हमारा एक अक्षर होने के कारण इसमें केवल और केवल कौन सा चर होगा भैया, एक चर होगा, और वो चर का नाम क्या है, y है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा है वो तीसरा नंबर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है 3√2 प्लस t√2। अगर इसमें कोई पूछे तो कितने अक्षर आए हैं भैया, एक अक्षर आया है, और एक अक्षर का नाम कितना है भैया, t, जिसके फलस्वरूप इसमें भी कितने चर होंगे, एक ही चर होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 लिखा है y प्लस 2y। अगर कोई पूछे इसमें कितने प्रजाति के अक्षर आए तो एक अक्षर आया है, और एक अक्षर का नाम क्या है भैया, y, तो इसको कौन सा चर कहेंगे, एक चर कहेंगे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 5 दिख रहा है, 5 में क्या है, 5 में लिखा है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻15। अब यहाँ से देखिए कितने अक्षर आए हैं, एक x आया है, एक y आया है और एक t आया है। तो इस प्रकार से इसमें कितने अक्षर हैं भैया, 3 प्रजाति के अक्षर हैं, और 3 प्रजाति के अक्षर कौन कौन है, x है, y है और क्या है, t है। तो जिसके फलस्वरूप इसमें कुल कितने चर होंगे, एक चर का तो होगा नहीं, तो ये कितने चर का होगा, 3 चर का होगा, 3 चर होगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्यों भाई, आपको भी समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से आपके पास इन 5 का आंसर मिल चुका है। एक बार पुनः हम समराइज कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन, एक प्रजाति का अक्षर आया यक्स, जिसके फलस्वरूप एक चर का होगा। बात समझ में इतना आया। दूसरे में केवल y आया है, एक प्रजाति का आया है, इसलिए यह भी एक चर ही होगा। इसके बाद इसमें केवल t आया है, तो यह भी एक चर का ही होगा।
इसमें केवल y आया है, ये मत देखिए y 2 बार आया है, y चाहे 100 बार आ जाए, चाहे 1000 बार आ जाए, खाली अगर y है तो वो एक ही चर का होगा, ठीक है ना। इसमें एक अक्षर x आया, एक अक्षर y आया, एक अक्षर t आया, मतलब 3 विभिन्न प्रजाति के अक्षर आए हैं, जिसके फलस्वरूप ये एक चर नहीं होगा, ये केवल और केवल कितने चर के होंगे, 3 चर के होंगे। अगर यहाँ x टू पावर 10, x क्यूब और x टू पावर 15 होता तो यह भी केवल और केवल कितने चर का होता, एक ही चर का होता। तो समझ में ये चीज आ गया है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नहीं समझ में आया होगा तो वह भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि हमको नहीं समझ में आया। आप लोग हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करा दिया कीजिए, ताकि यह वीडियो सभी ज़रूरतमंदों के पास पहुंच सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो जा कर के टेलीग्राम पर आप सर्च करिए MKS क्लासेस, आपको वहां से भी हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। आप फेसबुक से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप MKS क्लासेस को ढूंढिए और वहां मेरा पेज मिलेगा, उसको फॉलो करिए, आपको वहां से भी मेरे वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक, x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ पार्ट्स हैं, वो पार्ट कितने हैं भैया, हमारे पास 4th पार्ट है। पहला पार्ट हमारे पास है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 2 प्लस x² प्लस x। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 2 माइनस x² प्लस x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है π/2 x² प्लस x। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है आपका रूट में 2x माइनस 1। चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं और कुछ विशेष जानकारी आपको इसमें देंगे। चलिए आइए, सबसे पहला चीज क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है x² का गुणांक, जिसमें से हमारे पास 4th पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए सबसे पहला चीज सीखेंगे गुणांक क्या होता है। गुणांक का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा, जिसकी अंग्रेजी गुणांक का होता है कोएफिशिएंट, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं लिखा है कहीं ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसको थोड़ा सा विस्तृत हम लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे क्या, जैसे मान लेते हैं 3x² आया। अब 3x² कैसे आया, जब हमने x² में 3 का गुणा किया, जब हमने x² में 3 का गुणा किया, अथवा जब हमने 3 में x² का गुणा किया तो हमें क्या मिला, 3x² मिला। अगर कोई पूछे x² का गुणांक कितना है तो x² के बगल में जो अचर राशि होगा वही क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। मतलब किसी चर का गुणांक उसके आगे वाला अचर पद होता है, उसके आगे वाला अचर पद होता है। x² के आगे कौन है, 3 केवल क्या है, अचर पद है। x² के आगे 3 है तो x² का गुणांक कितना होगा, 3। और x² में क्या किया गया, 3 का गुणा किया गया है, तब 3x² मिला है ना, तो यही 3x² का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल्स लिखा ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसमें कोई पूछे बताओ x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक बताओ कितना है भाई, x² का गुणांक कितना है, a है। और x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक b है। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसमें कुल मिला जुला करके पदों की संख्या कितनी थी, 3 पद थे।
देखिए एक्स स्क्वायर का कोई बिरादरी नहीं है, द्विघात एक्स स्क्वायर मतलब द्विघात है और कहीं द्विघात है क्या, नहीं है, जिसके फलस्वरूप इसका कोई इसमें सजातीय पद और नहीं है। एक्स एक घात है, अब बताइए x का एक घात इसमें कहीं और है क्या, नहीं है। अब इसके बाद ये जो हमारे पास होगा ये x से क्या है, स्वतंत्र है। जो पद x y z से स्वतंत्र होते हैं उन पदों को हम लोग अचर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर पद। जैसे 3x पूरा चर है, लेकिन अगर कोई पूछे 3 क्या है तो 3 आप लोग क्या नाम देंगे भैया, अचर देंगे, क्योंकि ये अब अपने बंधन से क्या है, मुक्त है, मतलब इसके साथ और कोई नहीं है। मतलब जब अचर पद हमारा x y z से स्वतंत्र होता है तो उस दशा में वो पूरा पद हमारा क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। लेकिन अगर 3y कर दे तो 3 क्या स्वतंत्र है क्या, नहीं, 3 एक बंधन से बंधा हुआ है, वो बंधन क्या है, गुना का है, तब जाकर के 3y हुआ है ना। और 3y हमारा कौन सा पद होगा, एक चर होगा। क्या होगा, चर होगा। और y का गुणांक कितना होगा, 3 होगा। तो अगर कोई पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो आप लोग क्या देंगे, उत्तर ये होगा। x का गुणांक कितना है, b है। और अचर पद कितना है, अचर पद कितना है जी, c है। क्यों अचर पद c होगा, क्योंकि वो x y z से क्या है, स्वतंत्र है, प्रतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। जिसके फलस्वरूप जो हमारा c होगा एक कांस्टेंट टर्म होगा, एक अचर पद होगा। इतना बात समझ में आ गया ना। चलिए और कुछ समझा देते हैं थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल से गुणांक के बारे में। जैसे मान लेते हैं कहीं लिखा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब अगर कोई पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो हमने अभी आपसे कहा एक्स स्क्वायर चर के आगे जो अचर पद होता है वही उस चर का क्या कहलाता है, गुणांक। अब कहेंगे सर जी इसके आगे तो कुछ नहीं है तो इसका गुणांक कितना होगा, 0 होगा क्या, नहीं, यहाँ तो हम 1 लिख सकते हैं ना। और किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अगर 2 है, 2 में हम 1 का गुणा अगर 100 टाइम्स कर दें तब भी उसका वैल्यू कितना होगा, 2 ही होगा। इससे स्पष्ट है किसी भी टर्म में अगर 1 का गुना करते हैं तो उसके सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है। मतलब अगर कोई पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं भैया, 1 मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। अब कोई पूछे x का गुणांक कितना है तो कुछ भैया लोग गलती करके डायरेक्टली कहते हैं 5 होता है, नहीं, चिन्ह सहित। अब कहेंगे सर जी यहाँ भी लिखिए +1 ना, तो प्लस कभी लिखा जाने वाला साइन चिन्ह नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। x का गुणांक कितना है, -5 होगा। अगर प्लस होता तो यहाँ कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन माइनस है तो हम इसको चिन्ह के साथ देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद अगर कोई पूछे अचर पद कितना है तो अचर पद आप लोग कितना कहेंगे, 2 कहेंगे। तो हम समझ गए होंगे आप लोग अचर मतलब गुणांक क्या होता है। क्यों भाई, समझ गए ना, गुणांक का मतलब आप लोग अब समझ गए। अब हम आपके क्वेश्चंस में चलते हैं। चलिए, हमसे तो पूछा था एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन हमने आपको और विस्तृत जानकारी दी ताकि आप अगर इसी में से कोई पूछे एक्स क्यूब का गुणांक तो सब बता ले जाएंगे। अब चलिए एक एक करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अच्छा, हमने आपको एक चीज़ और बताया था, हालांकि यहाँ उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहे हैं। हमने आपको बताया था कि बहुपद को हमेशा मानक रूप में ही लिखना चाहिए। अगर क्वेश्चंस में मानक रूप नहीं दिया है तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो पहला काम यही करते हैं, उस बहुपद को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। मतलब या तो घातों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं
या तो बढ़ते हुए क्रम में। वही से साधारणतः हम लोग घातों को हमेशा घटते हुए क्रम में रखते हैं। तो आपके पास ये लिखा है 2 + x² + x। बताओ इसका घात कितना है? x²। सबसे बड़ा वाला घात सबसे पहले, इसके बाद इसके ऊपर घात कितना है? x है +2 है। ये बात समझ में आ गया ना? देखिए 2 घात 1 घात और x⁻0 शून्य घात। तो देखिए 2 1 0 घटता हुआ क्रम है कि नहीं है? अब यहाँ कहेंगे सर जी x⁻0 क्यों लगा दिए हैं? तो हमने आपको बताया था किसी भी नंबर्स पर 0 पावर होने पर उसका वैल्यू कितना होता है? 1। अगर हम इस पूरे ब्लैक बोर्ड पर एक नंबर लिख दें और उस नंबर के ऊपर पावर 0 चढ़ा दें तो उसका मान कुछ नहीं, केवल और केवल 1 ही होगा। अब मेरा यहाँ समझाने का मतलब था 2 घात 1 घात 0। अब देखिए इसका मान कितना होता है भैया? 1 होगा और 2 में गुणा करेंगे 1 का, तो अभी हमने बताया कितना बनेगा? वो द्विघात बनेगा, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए घातों को हमने घटते हुए क्रम में रख दिया। यही इस बहुपद का कौन सा रूप कहलाएगा? मानक रूप कहलाएगा। चलिए दूसरी भाषा हम बता दे रहे हैं। ये तो हमने मानक रूप कहा दिया। अब दूसरी बात अगर हम बता दें आपको, अगर पूछे इस बहुपद का घात कितना होगा, इस बहुपद का घात। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, कभी भी एक पावर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना? वो मूर्खता हो जाता है। अब कोई पूछे इस बहुपद का घात कितना होगा, तो कितना होगा? 2 होगा। किसी बहुपद का घात नोट कर लो, किसी बहुपद का घात उस बहुपद में उपस्थित चर के अधिकतम घात के क्या होता है? बराबर होता है। हमने बताया किसी बहुपद का घात उस बहुपद में उपस्थित चर के अधिकतम घात के बराबर होता है। बताओ 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो आप लोग क्या कहेंगे? 2। तो इस बहुपद का घात कितना होगा भैया? इस बहुपद का घात होगा 2। अब कुछ लोग सोच ही रहे होंगे कि सर जी ये सब नहीं पूछा है तो फालतू क्यों बता रहे हैं? नहीं बेटा, कभी ना कभी इस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है, तो जानना ज़रूरी है, ठीक है ना? हम आपको यहाँ कुछ बताने आए हैं, कुछ सिखाने आए हैं, तो हर एक चीज़ मैं आपको पथ प्रदर्शक कराता रहूँगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा रूप में। अब आइए घात मैंने बता दिया। अब दूसरा चीज x² का गुणांक कितना होगा? कितना होगा भाई? 1 होगा, क्योंकि सबके आगे तो 1 लगा ही लगा होता है। x का गुणांक कितना होगा? 1 होगा। अचर पद कितना होगा? 2 होगा। ये बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 में बड़ा घात x³ है, लिख दे रहे हैं चिन्ह सहित, x², उसके बाद फिर +2, ठीक है ना? अब इसके बाद आइए, इसकी घात 3, इसकी घात 2। बताओ 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब यहाँ चूंकि x³ भी आ चुका है, तो x³ का गुणांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x² गुणांक कितना होगा? -1 होगा। अचर पद कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन नंबर 3 में x² का गुणांक कितना होगा? π/2 होगा। अब यहाँ पर x² तो है ही नहीं है, चलिए रूट में 2x - 1, इस चीज में x² तो है ही नहीं है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा कर दे रहे हैं, 0x² प्लस में √2x - 1। अगर हम किसी भी नंबर्स में 0 का गुणा कर दे तो उसका पूरा मान क्या होगा? 0 होगा। और किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड कर दें तो उसके सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब चूंकि x² का गुणांक हमसे पूछा था तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा ओपन कर दिया। अब आप आसानी से x² का गुणांक कितना होगा? 0 होगा। इसके बाद में इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्या कर दिया भैया? एंड कर दिया। आप लोग अपने सही कॉपी में सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना?
इसके बाद भी किसी को कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9670 से ठीक है ना कनेक्ट हो सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का वहाँ से सलूशन ले सकते हैं पर्सनली। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण दीजिए। तो आइए दे दिया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास कौन सा है? 3 है। 35 घात के द्विपद मतलब हमें एक द्विपदी बनाना है। क्या बनाना है भैया? द्विपदी। एक ऐसा हमें बीजीय व्यंजक बनाना है जिसमें से द्विपद हो और उस द्विपद का घात कितना हो? 35 हो। चलिए पहला चीज ये हो गया। और हमें एक ऐसा बनाना है बीजीय व्यंजक जिसमें केवल और केवल मोनोनॉमिकल हो या जिसमें केवल और केवल एक पद हो लेकिन उस पद का घात कितना हो? 100। और हमें क्या करना है? दोनों का एक एक एग्जाम्पल्स यहाँ लिखने हैं। तो एक क्या, हम 10 एग्जाम्पल्स लिख दे रहे हैं ना। आइए 2 पद, आप क्या करिए 2 पद का मतलब क्या करना है? 2 विजातीय पद लिख लीजिए, ठीक है ना। एक चलो x कर दिए, एक y कर दिए। चलो चाहे प्लस लगाइए आप, चाहे प्लस लगाइए, चाहे माइनस लगाइए, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब इतना है कि द्विपद होना चाहिए। चाहे यहाँ 2 लगाइए, चाहे यहाँ 5 लगाइए, चाहे यहाँ 5 लगाइए, चाहे यहाँ 2 लगाइए, चाहे यहाँ 15 लगाइए, चाहे 12 लगाइए, चाहे 151 लगाइए, चाहे 121 लगाइए। मतलब जो मन का है अचर पद लिखो या ना लिखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड डिपेंड करता है। ये नहीं सोचना है कि हम x के सामने क्या लिखे क्या नहीं लिखे। जो मन का है वो लिख दो। मन कहे तो अखिया मुन के, ठीक है ना। जोन मन का है वैसे लिख दो। बात समझ में आवत है ना? ऐसे लिख दो। अब बात यह है कि 35 घात हो चाहिए। कई घात हो चाहिए? 35। मतलब ये घात 35 कर दो और एक घात 2 कर दो। अब देखिए इसको आप मैक्सिमम पावर 35 करिए। उसके बाद जो मन का है वो घात लिख दो। 34 लिखना हो वो लिख दो, 33 लिखना हो वो लिख दो। मतलब जो इच्छा करे आपकी उस घात को वहाँ लिख दीजिए। लेकिन एक घात का मतलब जो मैक्सिमम पावर होगा उसको आप क्या लिखेंगे? 35 ही लिखेंगे। मैक्सिमम पावर 35 होगा और मिनिमम पावर जो मन कहे आप वो लिख दीजिए। तो आप इसका एग्जाम्पल्स x टू पावर 35 प्लस y टू पावर 2 12 जो मन कहे वो लिख दीजिए। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल्स इसका हो गया। और अगर लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मन का है वो लिख दीजिए। असंख्य इसके संभावनाएं उपस्थित हैं। दूसरा है y टू पावर 100 मैंने लिख दिया, या x टू पावर 100 लिख दीजिए, 10y लगा दीजिए, 15x लिख दीजिए। जो मन का है वो लिख दीजिए। देखिए एक पद है कि नहीं है? एक पद है। एक पद है कि नहीं है? एक पद है। और घात कितना है? 100 घात है कि नहीं है? तो इस प्रकार से हमने एक एक एग्जाम्पल्स आपको वो भी दे दिया। समझ में तो आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? चलिए भाई वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की हमें क्या बताना है? घात। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का क्या बताना हमें? घात। निम्नलिखित में से प्रत्येक, अब तो आप लोग खुद बता सकते हैं, प्रत्येक बहुपदों का घात। चलिए पहला एग्जाम्पल्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जरा बोल दो भाई जल्दी जल्दी क्या लिखा है? 5x क्यूब और 4x स्क्वायर। अरे प्लस माइनस क्या लगा बीच में? प्लस 4x स्क्वायर हाँ प्लस
7x। दूसरा हाँ 4 माइनस 4 माइनस y स्क्वायर। वाई स्क्वायर। तीसरा तीसरा 5t 5t माइनस माइनस रूट में 7। रूट में 7 फोर्थ क्या लिखा है? t टी केवल, चलिए थ्री 3 केवल लिखा 3। बस। चलिए निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद का घात, देखिए ये हमारा एक बहुपद है क्योंकि सभी चर पर एक हमारे पास पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। अब इसका अधिकतम पावर 3 2 1, तो अधिकतम पावर कितना है? 3 है, तो इस बहुपद घात कितना होगा? 3 होगा। इस बहुपद का घात कितना होगा? 2 होगा। इस बहुपद का घात कितना होगा? 1 होगा। और इस बहुपद का जो घात होगा वो 0 होगा। कितना होगा भैया? 0, क्योंकि 3 तो अचर पद है ना, अचर पद है। इसको आप 3y⁻0 3x⁻0 मतलब जो मन का है वो लिख दीजिए, अर्थात उस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? आपके पास 0 ही होगा। तो हम समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर आपको 4th भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास क्वेश्चंस है हमें बताना है कौन कौन रेखिक हैं, कौन कौन रेखिक 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 हैं, कौन 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 द्विघाती हैं, द्विघाती हैं और कौन 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 त्रिघाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th का रहा है हमें यही बताना कि कौन कौन रेखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती। जरा आप क्वेश्चन बोल दीजिए। नंबर 1 हाँ, x स्क्वायर x² प्लस x। + x। दूसरा x माइनस x x क्यूब। x³ नंबर तीसरा y y प्लस y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4। +4। नंबर चौथा 1 प्लस x। नंबर 5 3t। नंबर 6 r स्क्वायर हाँ। नंबर 7 नंबर 7 हाँ बोलो। 7x³ x³ 7x³ बस। चलिए देखिए भैया, रेखिक का मतलब क्या होता है? रेखिक बहुपद एक एक करके हम बता दे रहे हैं। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? अगर बहुपद का घात 1 हो, बहुपद का घात केवल और केवल कितना हो भैया? 1 हो, तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? रेखिक। दूसरा आता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद मतलब बहुपद का घात, ठीक है ना, बहुपद का घात, ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो भैया? 2 हो, तो कौन घाती कहलाएंगे? द्विघाती, ठीक है ना, घात के महीना। आइए अगला, त्रिघाती बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो भैया? 3 घात का हो, तो बहुपद कैसा कहलाएगा? त्रिघाती। बहुपद का घात, तो बहुपद का घात कितना होना चाहिए? 3। चलिए हमने आपको एक एक करके हमने इसका डिफिनीशन आपके सामने यहाँ लिखा, अब समझने की बारी है। जैसे हमने बताया बहुपद का घात, किसी बहुपद का घात उसका अधिकतम घात होता है, ठीक है ना। इसने मतलब कितने चर आए हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल स्वरूप 3x + 5y इक्वल, मान लेते हैं यही लिखा है 3x + 5y + 2 लिखा है। इसमें देखिए है तो ये 2 चर, कै चर हैं? 2 चर हैं, क्योंकि 2 अक्षर आए हैं x और y, लेकिन घात कितना है सभी का? 1 है, तो जिसके फलस्वरूप ये कौन सा घात का होगा भैया? ये कौन सा होगा बहुपद? एक रेखिक होगा। लेकिन अगर यहीं हम 2 लगा दें
तो कौन सा घाती हो जाएगा, 2 घाती। अगर यहीं 3 लगा दे तो कौन सा हो जाएगा, त्रिघाती। अब ये चीज़ समझ में अगर आपको आ गया तो हम चलते हैं एक एक करके एग्जाम्पल्स जो आपके क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिए कितने घात है, इस बहुपद का घात कितना है, 2 होगा, क्योंकि अधिकतम पावर, मैक्सिमम पावर ही उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो जिसके फलस्वरूप ये कौन सी घाती होगा, द्विघाती होगा। इसका पावर 1, इसका पावर 3, तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा, तो ये कौन सी घाती होगा, त्रिघाती। कौन सा घाती होगा भैया, ये हमारा त्रिघाती हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका पावर है 1, इसका पावर है 2। अगर कोई पूछे इस बहुपद का घात कितना होगा तो आप लोग क्या उत्तर देंगे, इस बहुपद का घात होगा 2, तो ये कौन सा घाती होगा, द्विघाती होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर कोई पूछे इस बहुपद का घात कितना है तो आप लोग उत्तर क्या देंगे, 1, तो ये कौन सा घाती, कौन सा बहुपद होगा, रेखिक बहुपद होगा। ये कौन सा बहुपद होगा, रेखिक होगा। इसमें कितने घात है, 1 घात, तो ये कौन सा होगा, रेखिक होगा। इसमें कई घात है, 2 घात, तो इसमें कौन सा बहुपद होगा, द्विघात। इसमें कितने घात है, 3 घात, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिघाती। तो ये बात समझ में आ गया ना। एक बार पुनः, पहला वाला द्विघाती होगा क्योंकि इसका पावर 2 है, दूसरा वाला त्रिघाती होगा क्योंकि इसका पावर 3 है, तीसरा वाला पावर 2 है इसलिए ये द्विघाती होगा, चौथे वाले में 1 घात है तो रेखिक होगा, पांचवें वाले में भी 1 घात है तो ये भी रेखिक होगा, छठवें वाले में 2 घात है तो ये द्विघात होगा, सातवें वाले में 3 घात है तो ये क्या होगा, त्रिघाती होगा। तो इस प्रकार से हमने आपका ये प्रश्नावली भी क्या कर दिया, 2.1 आज खत्म हो गए हैं। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो 2.2 का होगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।